ऑल राइट, वेलकम वंस अगेन टू ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म। मैं आशीष तिवारी आपके नए फिजिक्स के टॉपिक के साथ वापस इस प्लेटफॉर्म पे आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नया नहीं है। इसको हम लोग क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं और क्लास 11th में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा एक बार हम लोग जो है पिछले जो हमने पढ़ाई की थी इसके बारे में उसको एक बार हल्का सा रिकैप करेंगे, फिर उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जो है कैसे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग या थोड़ी एनालॉजी बनाएंगे, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे हम वापस आएंगे। आइए तो चलते हैं। बेसिकली जो आइडिया या नोशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं अगर बात करूं कि आपके पास एक रबर है या कोई स्लिंकी है या कोई स्प्रिंग है, ठीक है। जब आप रबड़ को खींचते हो, आपने रबड़ को खींच दिया, जब आप वापस से छोड़ते हो तो जो रबड़ होता है वो वापस से अपना शेप को क्या कर लेता है, रीशेप कर लेता है, वापस से उसी शेप को गेन कर लेता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि वो आपने खींच तो दिया, खींचने के बाद जो है वो कहाँ से एनर्जी लाता है अपने आप को रीशेप करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर स्प्रिंग की बात करें, सेम फिनोमेना स्प्रिंग में आपने स्लिंग किया, स्प्रिंग को क्या किया, खींच तो दिया, लेकिन जैसे आप अपना फोर्स को हटाते हैं तो वापस वो क्या कर लेता है, रीशेप गेन कर लेता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि वो जो रीशेप करने के लिए उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है। उसी प्रकार से एक इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपके पास एक बेड ऑफ सैंड है, जो गीला बेड ऑफ सैंड है, तो उस पर आप क्या करते हो, एक आप बॉल ले लो, आयरन की बॉल ले लो या कोई स्टोन की ही बॉल ले लो, थोड़ी भारी हो, तो जब आप उसको कम हाइट से गिराते हो, सपोज करो 1 मीटर से गिराते हो, तो जो बेड ऑफ सैंड होता है, जो बेड होता है, उसमें जब आप डिप्रेशन देखोगे बहुत हल्का डिप्रेशन बनता है। लेकिन उसी को अगर 2 मीटर या 3 मीटर से आप गिराते हो तो डिप्रेशन ज़्यादा गहरा बनता है। यहाँ क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसमें जो एनर्जी आ रही है वो साइंस इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है। जब आप स्टोन को या आयरन बॉल को उठा रहे होते हैं तो जो आप फोर्स उसमें लगाते हैं, उस फोर्स के द्वारा एक एनर्जी स्टोर हो जाती है उस बॉडी में, उस पर्टिकुलर स्टोन में या उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में या उस पर्टिकुलर रबड़ में, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। और यही एनर्जी है जो उसको रीशेप करने में हेल्प करती है। तो जो हमारा आइडिया ऑफ या नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसको सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशन के साथ देखा हुआ था कि जब अर्थ के जो है हम लोग जो है, जैसे हमने अभी सैंड वाला सेम एग्जांपल दिया हुआ था, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, हमारे द्वारा एक्सटर्नल फोर्स ही लगाया गया था, चूंकि अर्थ क्या करती, सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो भी फोर्स हमने लगाया वो क्या लगाया, अर्थ के अगेंस्ट लगाया और बाहर से हमने उस फोर्स को दिया है। तो when an external force does work in taking a body from a point to another point against a force like spring force or gravitational force, that work get stored as potential energy। यहाँ मैं आपको बहुत फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस का बताने वाला हूँ कि जब भी आपको साइंस में एनर्जी को ट्रांसफर करना है, इवन साइंस में नहीं, रियल लाइफ में भी अगर आपको एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो आपके पास 2 ही तरीके हैं, 2 ही मेथड हैं, या तो आप उसको हीट करो या तो उसके ऊपर आप काम करो, या वर्क या हीट, 2 ही तरीके हैं एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले हम वर्क को समझेंगे, जो यहाँ वर्क का बिजनेस चल रहा है उसको हम समझेंगे। जब आप साइकिल चलाते हो तो जो आपके अंदर एनर्जी या फोर्स होती है वो आप क्या करते हो, साइकिल के पैडल पे लगाते हो, तो साइकिल क्या करता है, कुछ डिस्प्लेस करता है। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर डेफिनेशन देखें अपना, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हो, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वो फोर्स कहलाएगा। और हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं
कि अगर किसी बॉडी में जो है एनर्जी है तो ही वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो ही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। जब वो फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पे तो ही उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। जब आपके पास एनर्जी होगी तो ही आप कोई काम कर पाएंगे। जब आपके पास एनर्जी होगी तो ही आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा पाएंगे, तो ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और डिस्प्लेस करेगा, इस फार्मूले से देखें साइंस में, तो वो बोलता है तब तो ही क्या होगा, वर्क होगा। और यही वर्क कैसे स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो वहीं हम लोग ध्यान से देखें, जब इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे इसका मास m है, जब इसको उठा के ले गए, और एक बात का यहाँ हम और ध्यान रखेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को या स्टोन को या किसी मास को ऊपर की तरफ उठा रहे होंगे ग्रेविटेशनल के अपोजिट, तो इस पर उतना ही फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सीलरेशन ना आए। कहने का मतलब, हम लोग अगर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा वो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, जो जस्ट इतना ही फोर्स होगा कि वो ग्रेविटेशन को जस्ट सकम कर रहा होगा, जस्ट ओवरकम कर रहा होगा। हम एक्सीलरेशन नहीं लाएंगे, हम जो है जस्ट क्या करेंगे, ग्रेविटी को जो है जस्ट उसके फोर्स को अपोज करने के लिए केवल उतना फोर्स लगाएंगे कि ये उठ जाए एच हाइट तक जो है। कहने का मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं कितने न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन अगर मैं उतना ही फोर्स लगाऊं जितना अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो हमको अर्थ का तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता है ना, हमको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पता है। वो क्या होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको फार्मूला F इक्वल टू mg से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मास भी पता है, जी भी पता है। अगर यही इतना जो है मैं क्या करूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, यहाँ पे मैंने वही दिखाने की कोशिश की है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसके बराबर हो जाएगा, mg के। m कहाँ से मिल जाएगा आपको, जो ऑब्जेक्ट का मास है, और g कहाँ से हमको मिल जाएगा, पता ही है। तो कहने का मतलब, इसके मैथ को हम लोग बनाने के लिए इतना आइडिया नोशन लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Fg मिल गया, तो इसको हम लोगों ने कितना बुद्धिमानी से जो है, कितने इंटेलिजेंटली तरीके से हमने इसके लिए क्या बना लिया, मैथ बना लिया। अभी जो फोर्स हमारे पास लगा रहा था, जो हम लगा रहे थे यहाँ पे, जो फोर्स लगा रहे थे वो बेसिकली जो हम लोग लगा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे था, ये हम लोग क्या लगा रहे थे, F एक्सटर्नल लगा रहे थे। अब इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं थी, लेकिन Fg की वैल्यू हमको पता है। Fg किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं कि इस mg को हम क्या कर पाए, बैलेंस कर दें। अब हमको सीधे सीधे वर्क का फॉर्मूला पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है अपना, mg है, डिस्प्लेस हमने कितना किया, हाइट h किया। तो यही वर्क जो है वापस किसके, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो फार्मूला हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आ गया, यूजी इक्वल टू क्या आ गया, mg एच आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देखा। इसको कई और तरीके से भी हम लोग समझते हैं। ये हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, अगर ये जब ये रेस्ट पोजिशन में रहता है तो ये इसका नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट में क्या होता है, वो एनर्जी उसकी जीरो होती। जब हम इसको क्या करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, तो जो हमारे द्वारा काम किया जाता है इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में, उसमें जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट किया जा रहा है। तो इसमें भी अगर ये मीन पोजीशन है तो वही पिछला वाला फार्मूला हम लगा देंगे, mgh वाला फार्मूला लगा देंगे। mgh वाला फार्मूला जब हम लोग लगा देंगे तो ये कैसे स्टोर हो जाएगा, फिर इसमें mgh पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और हम देखते हैं जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ते हैं तो किसमें चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। और ये लगातार क्या कर रहा होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया है वो किस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के आइडिया को डेवलप किया हुआ था। तो यहाँ इसी तरीके से जो है, जो अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने आइडिया देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ये आता कहाँ से। बेसिकली ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को जब उठा रहे होते हो, उससे एक्सटर्नल फोर्स आप जब हटा लेते हो, तो जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई रहती है, अब वो किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। आपने अर्थ से उठाया एक ऑब्जेक्ट को, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब जैसे आप छोड़ोगे ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में आ जाएगा।
इसी को कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास अपनी कोई एनर्जी थी नहीं पहले, वो तो रेस्ट पे था। जब आपने उठाया इसको, इसमें आपने एनर्जी डाली, किसके थ्रू? वर्क के थ्रू। जब आपने एनर्जी डाल दी इसमें, अब ये जब जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, इसको जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे अपने, तब यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो लेकिन क्या होगा, जितने पोटेंशियल एनर्जी आपकी खर्च होगी इक्वल अमाउंट में, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या करेगी? गेन करेगी। वही चीज जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, और इसी को हम लोग वापस से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हम लोग उसकी यूज करेंगे। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, द बॉडी मूव्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड losing equal amount of potential energy, thus the sum of kinetic and potential energy is conserved। इसको हम लोग जो है यहाँ से भी, इस इमेज से भी इस चीज को देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कंजर्वेशन को। और जो हमारा इसमें लास्ट जो टॉपिक रहेगा, हमने देखा कि नोशन देख लिया पहले पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आती कैसे ऑब्जेक्ट में, फिर हमने देखा उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए। और दूसरी जो नेसेसरी इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है जो फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसका नेचर कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्सेस ऑफ टाइप इन व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेसिकली जो है कंजर्वेटिव फोर्स को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि अगर आपको सपोज करते हैं एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पे आपको जाना है, तो आपके पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं एक पॉइंट। जैसे हमने देखा, अगर आप जो है चाहे तो ये W1 वाला पाथ 1 ले सकते हैं, चाहे तो आप W2 वाला पाथ ले सकते हैं, या W3 वाला पाथ ले सकते हैं। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, साइंस में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसके पीछे जो लॉजिक है, मिनिमम अमाउंट खर्च करना, मैक्सिमम आउटपुट लेना, मिनिमम एनर्जी खर्च करना, मैक्सिमम काम करवाना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पहला वाला पाथ फॉलो करता हूँ कि यही डिस्प्लेसमेंट होने वाला, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट यही होने वाला है, और वर्क जो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे मिनिमम किस में होगा? इसमें सबसे कम एनर्जी किस में खत्म होगी? इसमें। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन आएगा सबसे कम किस में आएगा? जब हम लोग पाथ 1 को चूज करेंगे। तो कई बार कंजर्वेटिव फोर्स को ये भी बोला जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, तभी उस फोर्स को कंजर्वेटिव बोलेंगे। उस फोर्स को जो है कंजर्वेटिव फोर्स तभी बोलेंगे जब क्या हो कि जो है इसको लाने और ले जाने दोनों में जो है उतनी ही एनर्जी लग रही है। सपोज करते हैं ये हमारे पास अर्थ है, इसको हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m मास का, इसको हमने h हाइट पे उतारा, तो आपको पता है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी। इसको जब वापस हम लोग छोड़ देंगे तो इसकी एनर्जी जब यहाँ पे पहुंचेगी लास्ट पॉइंट पे, तब भी इसकी एनर्जी क्या रहेगी? अगर ले जाने में हम लोग W1 वर्क कर रहे हैं और ये h1 हाइट है, और अगर लाने में W2 और h2 वर्क कर रहे हैं, तो ये जो W2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mgh2 हो जाएगा। आप कोई भी पाथ लीजिए, लेकिन इसको जैसे हमने डिफाइन किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप वर्क की बात करेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, ना कि डिस्टेंस को। तो आप जब भी वापस mg2 लगाएंगे, अगर यहाँ पे जो है आपका खर्च हो रहा है, मान लेते हैं 100 जूल खर्च हो रहा है, इसको वापस आने में भी क्या खर्च होगा? 100 जूल। कहने का मतलब अगर एनर्जी कंजर्व है, चाहे हम पाथ 1 ले रहे हैं, चाहे पाथ 2 ले रहे हैं, पाथ 3 ले रहे हैं, या दूसरे टर्म में कहें, अगर आपको जो काम करना पड़ रहा है वो इक्वल है, किसी भी पाथ से आप जा रहे हैं, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था, वैसे कूलाम्बियन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर ये भी कूलाम्बियन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स को लगा सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ वाले एनालॉजी बिठा के यहाँ हम लोग ले आएंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे इसको जो है हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ लिंक करके अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके टाइम के लिए धन्यवाद।